गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी आप लोग का बिहार करंट अफेयर चल रहा है जिसमें कि कुछ सेशन बचा हुआ है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उन सब का डिस्कशन, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन हो चुका है। कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट बचा हुआ है जैसे कि बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ये सब का डिस्कशन बचा हुआ है जो कि आपके जो 69th बीपीएससी एग्जाम होगा पीटी वाला, उसमें मैक्सिमम करंट अफेयर मीन्स जो बीपीएससी का करंट अफेयर है उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए हम लोग बिहार फोकस, जो बिहार विशेष है उस पर फोकस करेंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर जो कि इंग्लिश में आपका चल ही रहा है उसमें एक दो और बचा हुआ है। तो करंट जो पोर्शन होता है ऑल टोटल कितने 35 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल करंट के और 25 क्वेश्चन इधर, तो ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चंस आपको करने होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो उसके लिए हम लोग अभी बिहार स्पेशल का पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल करंट अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। बिहार विशेष में बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। किस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं? हेल्थ सेक्टर में। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया गया है। तो राज्य में ऐसा पहली बार किया गया है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, मतलब जो हेल्थ सेक्टर है उसमें पहली बार ऐसा डिसीजन लिया गया है। पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है। इस काउंसिल के अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। कितने मेंबर होंगे इसमें? इंक्लूडिंग चेयरमैन 10 मेंबर्स होंगे। साथ ही विभाग द्वारा पारा मेडिकल नियमावली भी तैयार की जा रही है। मतलब इसमें जो विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो नियमावली बनेगी वो भी तैयार की जा रही है। और ऐसा क्या हो रहा है? पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। कौन कौन सा स्टेप है वो? राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है। इस काउंसिल में अध्यक्ष सहित कितने मेंबर होंगे? 10 सदस्य होंगे। साथ ही विभाग द्वारा पारा मेडिकल नियमावली भी तैयार की जा रही है। ठीक है, तो ये किसमें चेंज किया जा रहा है? हेल्थ सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार की राजधानी पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू होगा। तो आप देखिए, देश के सबसे बड़े मतलब सेकंड इन इंडिया। तो बिहार की राजधानी कहाँ पे ये होगा? पटना में होगा। पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी हॉस्पिटल का निर्माण शुरू किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, क्योंकि पटना में क्या होगा? कंट्री का सेकेंड हॉस्पिटल बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिहार का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 1 ईयर का पूरा कंप्लीट। 21 जून से 23 जून तक 2023 तक श्रम 20 लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। तो लेबर 20 जो समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? पटना में किया गया। कब से कब तक? 21 से 23 जून तक। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं एवं फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई है। किस किस पे इसमें डिस्कशन किया गया है? यूनिवर्सल जो सोशल सिक्योरिटी है उस पर, महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई है। तो लेबर 20 जो समिट था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? पटना में हुआ था 21 जून से 23 जून तक 2023 में। इसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ था? जो सोशल सिक्योरिटी था उस पे, वुमेन्स पे और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे जो सब्जेक्ट थे उस पर डिस्कशन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? ये गया में है। गया ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ, कितने ग्रेड पॉइंट? 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद नैक में A++ ग्रेड प्राप्त किया है। कौन सा रैंकिंग है? A++ ग्रेड प्राप्त किया है। ऐसा करने वाला यह बिहार का पहला यूनिवर्सिटी भी बन गया है। तो बिहार का ये कैसा यूनिवर्सिटी बना? फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन गया है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो साउथ बिहार का जो यूनिवर्सिटी है उसमें गया ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई है। तो ऐसा गया का जो यूनिवर्सिटी है उसने पहला बार उपलब्धि दर्ज किया है। क्या उपलब्धि है? 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ
राष्ट्रीय मूल्यांकन मतलब नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक से A++ ग्रेड प्राप्त किया है। कौन सा ग्रेड है? A++ ग्रेड प्राप्त किया है। ऐसा करने वाला यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है। तो ऐसा फर्स्ट यूनिवर्सिटी है कहाँ का? बिहार का। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट है दरभंगा से। बिहार के दरभंगा की कवयित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है। तो किनको नवाजा गया है बिहार रत्न सम्मान से? सोनी चौधरी को। ये क्या है? दरभंगा की है। कहाँ की है ये? दरभंगा की है। कवयित्री और मैथिली लोक गायिका है। ये कवयित्री भी है, मतलब ये कविता भी करती हैं और साथ साथ मैथिली लोक गायिका भी है। इनका नाम क्या है? सोनी चौधरी। तो सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किनको नवाजा गया है? सोनी चौधरी को। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 13 से 14 जून 2023 तक पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड हासिल किया है। किसमें गोल्ड हासिल किया है? राष्ट्रीय जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये कब कहाँ पे हुआ था? पुणे में छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में हुआ था। कब हुआ था? 13 से 14 जून तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोल्ड मेडल जीता, जितने भी गेम से जिस प्लेयर ने भी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीता है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो 13 से 14 जून 2023 तक पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है 20 जून को पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर, कहां पर? पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी। जो विराट रामायण मंदिर है उसकी नींव कहां पे पड़ी है? पूर्वी चंपारण पर। विराट रामायण मंदिर बिहार की पूर्वी चंपारण से चाकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा एक आगामी मंदिर है। कहाँ पे बन रहा? पूर्वी चंपारण के चाकिया केसरिया नगर में। जगह का नाम क्या है? चाकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा एक आगामी मंदिर है। इसे पटना की महावीर स्थल न्यास समिति नामक संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। जो पटना में महावीर मंदिर है तो उसी का जो है महावीर स्थल न्यास समिति नामक संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। 3 मंजिली इस मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? 270 फीट होगी। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बने होगा बल्कि इस मंदिर में वर्ष 2025 तक सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा शिवलिंग बनेगा कब तक? 2025 के जो सावन मतलब जुलाई अगस्त तक इसमें क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिवलिंग होगा। तो यह मंदिर कहाँ बन रहा है? पूर्वी चंपारण में बन रहा है। कहाँ पे? चाकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा है। ठीक है, तो इस मंदिर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? 3 मंजिली इस मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? 270 फीट होगी। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, मतलब वर्ल्ड का सबसे टॉपेस्ट मंदिर होगा, और इसके साथ साथ 2025 के सावन तक इसमें वर्ल्ड का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, तो आप इसको बार बार रिविजन कर लीजिए कि कहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है खगड़िया की अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पे बनाए जा रहे अगवानी पुल के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर क्या है? गिर गए हैं। इस पुल को लेकर IIT रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। तो ये कहाँ पे हुआ है? अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पे बन रहे अगवानी पुल, जो पुल बन रहा है उसके 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गए हैं। 3 पिलर गिर गया और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। कहाँ पे? खगड़िया में। इस पुल को लेकर IIT रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्थ सर्वेक्षण जो हुआ है उससे रिलेटेड है, हेल्थ सर्वे से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, कौन सा सर्वेक्षण चल रहा है? ये 5 वाला चल रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के
आंकड़े के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज की हुई है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला राज्य में अव्वल रहा है। तो कौन सा टॉप रहा है? मुंगेर जिला रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ये हेल्थ सर्वे रिपोर्ट कौन सा है? 5वें नंबर का है कि आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव की दर में वृद्धि दर्ज हुई है और इसमें टॉप पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है? वही 93.2% के साथ संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला राज्य में अव्वल रहा है। तो आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों ने जगह बनाई है। बिहार के कितने संस्थान ने जगह बनाई है? 6 ने। अलग अलग कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। एम्स पटना को मेडिकल में 27 जो 27वां रैंक है वो मिला है, जबकि राजेंद्र नगर प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान मिला है। तो इसमें बिहार राज्य के कितने? 6 हैं। 27 जो है पटना एम्स जो है पटना मेडिकल एम्स उसको मिला है मेडिकल जो है, और राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान मिला है। आईआईटी पटना को 41वां मतलब 41 जो पोजीशन है वो मिला है और एनआईटी पटना को 56 रैंक मिला है। फार्मेसी कैटेगरी में बिहार के हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉस्टिकल एजुकेशन एवं रिसर्च को क्या मिला है? 44 रैंक मिला है। तो किस किस को रैंक मिला है ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? सबसे पहले एम्स पटना को मिला है 27th रैंक। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसको 33 रैंक मिला है। आईआईटी पटना को 41st जो 41वां रैंक है वो मिला है। एनआईटी पटना को 56 रैंक मिला है। उसके बाद है फार्मेसी कैटेगरी में हाजीपुर के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉस्टिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को कौन सा रैंक मिला है? 44 रैंक मिला है। तो ये सारे रैंक आपको याद रखने, कितने बिहार के कितने ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? 6 संस्थान को मिला है। ठीक है, 6 संस्थान है वो टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने अपना रैंक लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। तो ब्लड बैंक कहाँ बनने जा रहा है? मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि यह ब्लड बैंक कहाँ बनेगा? मुजफ्फरपुर जिले में कंपनी बाग के स्थित रेड क्रॉस में बनेगा और यह ब्लड बैंक जो बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स जारी की है। तो इसका फिगर्स जो है सेंसस आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। वहीं बिहार को क्या रैंक मिला है? 27th। तो ये जो है रिपोर्ट किसने जारी किया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट जारी किया है। इसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है? तेलंगाना का रैंकिंग क्या है? टॉप पे है और बिहार का रैंकिंग क्या है? 27th रैंक है। तो आपको बिहार का रैंक याद रखना है और जो टॉप पे हो उसका रैंक याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच एमओयू स्वीकृति कर दी गई है। एक एग्रीमेंट या एमओयू साइन हुआ है किसके बीच? किस किस के बीच साइन हुआ है? दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच एमओयू साइन किया गया है। अब राज्य के इन दोनों एयरपोर्ट पर, कौन दोनों एयरपोर्ट पे? दरभंगा और पूर्णिया, इन दोनों एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य शुरू होगा। तो नए टर्मिनल भवन कहाँ पे बनेंगे? दरभंगा में और पूर्णिया में। तो ये आपको याद रखना है, कौन दो डिस्ट्रिक्ट में? दरभंगा और पूर्णिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
लखीसराय जिले में चानन प्रखंड के क्यूल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्ट धातु निर्मित मूर्ति बरामद हुई है। अष्ट धातु मतलब 8 मेटल से बने हुए क्या मिली है, एक मूर्ति मिली है। कहाँ पे मिली है? लखीसराय जिले में। तो लखीसराय जिले में चानन प्रखंड में क्यूल नदी पर, कहाँ पे? क्यूल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट। कौन सा बालू घाट है? जो बालू घाट है, रामपुर बालू घाट है, वहाँ पे अष्ट धातु का एक अष्ट धातु निर्मित एक क्या मिली है? मूर्ति मिली है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में मिली है? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में मिली है। चानन प्रखंड में जो ये आता है वहाँ पर क्यूल नदी पर स्थित, जो नदी पर स्थित जो बालू वालू उठाने का काम होता है वहाँ पे बालू उठाव के दरमियान, मतलब जो लेबर लगे थे बालू उठाने के लिए, तो उन लोगों को क्या मिला? अष्ट धातु निर्मित एक मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक समेत देश के 28 बोर्ड ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजन को काफ़ी पसंद किया। किसने लाइक किया है ये चीज़? कर्नाटक समेत देश के 28 बोर्ड ने, मतलब इंक्लूडिंग कर्नाटक और भी जो स्टेट, इंडिया के जो स्टेट बोर्ड हैं उन लोगों ने बिहार बोर्ड के जो 10th का एग्ज़ाम था और 12th के एग्ज़ाम में छूटे हुए परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजन को काफ़ी पसंद किया। मतलब अदर स्टेट के लोग भी इसको बहुत लाइक किए हैं। छात्र हित में उठाए गए इस कदम को अभी सभी अपने यहाँ लागू करेंगे। तो ये क्या है? स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो ये नीतीश कुमार ने किया, अब बाकी स्टेट के सीएम भी इसी को फॉलो करेंगे। जो छूटे हुए, जो ड्रॉप आउट से जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाए थे, तो इसको बाकी स्टेट के सीएम भी फॉलो करेंगे। कौन कौन से? कर्नाटक समेत, इंक्लूडिंग कर्नाटक का और भी जो 28 स्टेट हैं, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम जो वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि 10th और 12th के एग्ज़ाम जिन भी स्टूडेंट के छूट गए थे वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो एनटीपीसी बरौनी को कौन सा रैंक मिला है? सर्वप्रथम उद्योग, सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ उद्योग का फर्स्ट प्राइज था वो एनटीपीसी बरौनी को दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये आपके लिए वीवीआई पॉइंट है। कहाँ? ये बरौनी जो ऑयल रिफाइनरीज है, तो इसको कौन सा अवार्ड दिया गया? सर्वश्रेष्ठ उद्योग का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कब दिया गया? 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? एनटीपीसी बरौनी को। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। और स्टूडेंट्स ऐसे 4 to 5 वीडियोस आ गए हैं जिसमें कंप्लीट बिहार का करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया गया है। ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसमें, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो डिस्कस किया गया है। हार्डली आपको 6 to 7 वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप बिहार का करंट अफेयर पूरा रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर है, जो भी नए चेंजेस है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, या अवार्ड सेक्शन हुआ, या स्पोर्ट्स है, वो सारा चीज़ इतने में कवर करा दिया गया। तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप ये 40 to 45 मिनट्स देख के अपना पूरा बिहार करंट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जमुई जिले में स्थापित सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो ये कहाँ पे की जाएगी? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। जमुई जिले में स्थापित सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर, जो रेसिडेंशियल स्कूल है उसकी तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडल, मतलब बिहार में जितने भी प्रमंडल है सब में एक एक आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। किसके बेसिस पे? जैसा जमुई जिले में चल रहा है सिमुलतला आवासीय स्कूल, उसी तरीके का सभी डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके का स्कूल ओपन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों का सेवा इतिहास अब ऑनलाइन होगा। मतलब जो भी
जो स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं अंडर बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों का सेवा इतिहास अब क्या होगा, ऑनलाइन होगा। आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की कड़ी में जुलाई से एक और नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। तो ये किस में स्टार्ट हो रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी कड़ी में जुलाई से एक और नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मतलब जो भी आप बिहार गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं तो उनका आपका पूरा हिस्ट्री जो है, उनके काम का जो सेवा इतिहास है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। राज्य का चौथा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूर्णिया में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है ये, भूमि सम्मान अवार्ड। किसने दिया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 जिलों, कौन कौन से 5 जिलों हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय और नालंदा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय और नालंदा जिला के जिला अधिकारियों को भी भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट के जो जिला अधिकारी हैं, जो डीसी हैं, उनको भी भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट्स को आप बार बार रिवीजन कीजिए, तभी आपको करंट अफेयर पूरा याद हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। राज्य के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर UID प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात, खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो राज्य के हर जमीन मालिक, जितने भी प्लॉट हैं, जितना भी प्रॉपर्टी जिसका भी है, तो वो अब क्या हो रहा है, जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर, जो भी UID नंबर है, प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों के जमीन के कागजात, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, खतियान है, जो भी है, उसको खासकर जो जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। अब आपका जो भी पेपर जो है ज़मीन से रिलेटेड, उसको आधार नंबर से लिंक कर दिया जाएगा। मतलब लिंक हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, इसके कितने और भी मतलब किस किस के नाम है, कब से कब तक क्या है, कौन कौन से एरिया डिवाइडेड है, वो सारा चीज़ सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। कब किया गया है, 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव, जो फॉरेस्ट फेस्टिवल है, 10 जुलाई को स्टार्ट किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की कि राज्य में 2 माह में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। 2 महीने में कितना पौधा लगाया जाएगा, 4 करोड़ से अधिक पौधा लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आगे के पॉइंट में आपने पढ़ा कि 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया है कि लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क दिया जाएगा। मतलब जो गवर्नमेंट वाला नर्सरी है वहाँ से कितने पौधे, 5 पौधे आप लोग को फ्री दिए जाएंगे। किसको, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको फ्री में दिया जाएगा। तो ये किस दिन ये डिसीजन लिया गया, 10 जुलाई को सभी जिलों में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, सब में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सभी डिस्ट्रिक्ट में शुभारंभ किया गया और इस मौके पे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसने निर्णय लिया है कि लोगों को पौधा सरकारी जो है 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क दिया जाएगा। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिलेगा सभी डिस्ट्रिक्ट में कि आप अपने घर में इसको प्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जीवन पर लिखी किताब अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार का विमोचन लालू यादव ने किया। तो इस बुक का विमोचन किसने किया है, लालू यादव ने किया है। बुक का नाम क्या है, अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। यह किताब उदयकांत ने लिखी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार के ऑथर कौन है,
तो कौन है ये? उदयकांत ने किया। और इस बुक का विमोचन किसने किया है? लालू यादव ने किया है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा करने का निर्णय लिया है। पहले साल 5000 पशुओं का बीमा का लक्ष्य रखा गया। कितने एनिमल्स का लाइफ वो इंश्योरेंस करेंगे? 5000 एनिमल्स का। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। किसके तहत हो रहा है? जो 7 निश्चय जो सेकेंड पार्ट जो 7 निश्चय का चल रहा, उसके अंदर जितने भी एनिमल्स थे उनका क्या हो रहा है? लाइफ इंश्योरेंस किया जा रहा है। बीमारी से पशुओं की मौत के बाद पशुपालकों को आर्थिक नुकसान कम होगा। कोई भी जो कैटल है जिसका भी डेथ हो जाता है तो उसके जो ओनर है उसको क्या मिल जाएगा? जो आर्थिक नुकसान जो हो रहा वो पेमेंट कौन करेगा? वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये किसके में हो रहा है? 7 निश्चय पॉइंट 2 जो सेकंड पार्ट है उसके अंडर ये काम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। किसको पीछे छोड़ते हुए? तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए बिहार सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। ये सारा वन लाइनर फैक्ट है। आप जितना जल्दी रिवाइज कर लेंगे उतना आपके लिए यूजफुल होगा। शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हर कागजातों की स्कैनिंग, पदाधिकारियों कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबका स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है और जो पदाधिकारी हैं और जो कर्मी हैं उनको भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है। तो शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से क्या होगा? ई ऑफिस प्रणाली, हर कुछ क्या हो जाएगा? ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा अब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण। क्या नाम है इनका? काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया। वेरी इंपॉर्टेंट। गीता जो बुक है उसका अनुवाद किस भाषा में किया गया? मैथिली में किया गया है। काजल कर्ण बिहार के जनकपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है ये? जनकपुर की रहने वाली। क्या किया है इन्होंने? जो गीता बुक है उसको मैथिली भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो ये आपका करंट अफेयर था। अब आते हैं हम लोग जो वन स्थिति रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इससे आप लास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस में देखेंगे। जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो प्रीवियस ईयर्स पढ़ते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आप देखेंगे बीपीएससी वाला वो फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब एक बार आप फॉरेस्ट रिपोर्ट का रिविजन कर लीजिए। फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आया था? 2021 में। यह हर 2 साल पे आता है। इससे पहले कब आया था? 2019 में। तो 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन संरक्षण द्वारा जारी किया जाता है। कब आता है? हर 2 ईयर्स में आता है। और कौन ये जारी करता है? भारतीय वन संरक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम ये सबसे पहली बार कब आया? 1987 में प्रकाशित की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला का 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है ये? 17th रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सेस सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। जो जीपीएस होता है उसके द्वारा जो आंकड़े आए हैं वो प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए कौन कौन सा आपको इसमें रिपोर्ट पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण, इसमें आप जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ेंगे वो सब इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको एक एक स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, या पूछा जा सकता है कौन सा करेक्ट नहीं है, या ABCD में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप इसमें से अगर आप रट लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, वो आप सही करके आएंगे। बिहार का वनावरण कितने एरिया में फैला हुआ है? 7,380 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है वनावरण? 7380। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 7380.79 या 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? 7.84।
कितना परसेंट है टोटल जोग्राफिकल एरिया का? 7.84% है। ठीक है, और यही अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 2019 के रिपोर्ट से तो क्या है, 2019 की रिपोर्ट में की तुलना में वनावरण में लगभग 1.3% की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है वनावरण में? 1.3%। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 1.3% की वृद्धि हुई है कंपेयरिंग द फॉरेस्ट रिपोर्ट विथ 2019। आप 2019 से कंपेयर करेंगे तो इसमें 1.3% का ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.48 क्षेत्र पर वृक्षावरण है। तो टोटल जो है इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें टोटल पेड़ कितने हैं, पेड़ का एरिया कितना कवर करता है, वृक्षावरण कितना है, 2.48%। इंपॉर्टेंट लाइन है, 2.48% क्या है, ट्रीज कवर्ड एरिया है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है? क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के अनुसार, मतलब एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों के अनुसार सर्वाधिक जंगल कहाँ पर है? कैमूर में है। ठीक है, सबसे कम वनावरण वाला जिला, मतलब सबसे कम जंगल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्षेत्रफल और प्रतिशत के अनुसार, मतलब एरिया एंड परसेंटेज वाइज कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे कम जंगल है? शेखपुरा। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पे बढ़ा है? बांका। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला, सबसे कम कहाँ हुआ है फॉरेस्ट एरिया? कैमूर। तो आपको ये 4 फैक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला, ज़्यादा फैक्ट है नहीं इसमें। सबसे पहले क्या है कि कितना वनावरण कितना बढ़ा है, तो 1.3% बढ़ा है, और इसके अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% क्या है? वृक्षावरण है। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के अनुसार सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है? कैमूर में है। और सबसे कम वनावरण कहाँ है? शेखपुरा में है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में देखा जा रहा है? बांका में। और वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुआ है? कैमूर में। ठीक है, तो ये था आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब आ जाइए बिहार बजट। बिहार बजट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखना है आपको। 28 फरवरी जो 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधान मंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? आपको फैक्ट याद रखना है। कितना है? 261,885। तो कितना हो गया? 26,01,885 करोड़ रुपए। तो ये जो आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखना है, कितना? 26,1885, 26,1885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। कब का? 2023-24 का 26,1885 करोड़ का बजट पेश किया गया है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिए। यह बजट पिछले साल की बजट से कितने करोड़ रुपए अधिक है? 24,194, 24,194 करोड़ रुपए क्या है? पिछले बजट से अधिक है। साथ ही अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट आया है, और कितना बढ़ा हुआ है? 24,194 करोड़ रुपए अधिक है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, इस नए वित्तीय वर्ष में बिहार का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इंपॉर्टेंट लाइन है, 15.24%। विकास दर क्या रखा गया? 15.2% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बजट में राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा के अंदर रखना है। कितने प्रतिशत की सीमा के अंदर रखना है? 3%। राजस्व घाटा को समाप्त करना, उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना आदि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा मेन टारगेट है बजट का। ठीक है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? 2.98% है। अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना? 2.98%। जबकि 2022-23 बजट के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 3.47% था।
अभी अनुमानित कितना गया है 2.98% और पहले कितना था 2.347% था। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में बिहार की आर्थिक वृद्धि 10.98% रही। कितनी परसेंट रही थी? 10.98% बिहार की आर्थिक वृद्धि, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक है। नेशनल रेट से कितना ज़्यादा है? 2.28% अधिक है। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान क्या रहा है? तीसरा रहा है। किसमें? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके में बिहार का क्या रैंक रहा है? थर्ड रहा है 2021-22 में। इस बजट में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना? 250 करोड़ रुपए। किसमें? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु। इस बजट में तलाकशुदा, परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना के अंतर्गत राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25,000। तो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? जो भी डिवोर्सी है, जो सेपरेटेड है, मुस्लिम महिला सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि कितना 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इस बजट में गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। लेमन ग्रास जो है उसके लिए आर्थिक सहायता फार्मर्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब यहाँ डिस्कस हो रहा है बजट से रिलेटेड। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर पर किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कितनी? 75% पर यूनिट चार्ज होगा कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत। ठीक है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया? 15% बढ़ गया है और इसको आगे 17% मतलब 15 से लेकर 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट लाइन, इस बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट का प्रावधान किया गया। कितना सब्सिडी है? 5% होल्डिंग टैक्स का प्रतिशत में आपको क्या मिलेगा? सब्सिडी या जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु वर्ष 2020 में मात्र 27 पर आ गई थी, जहां अभी भी राष्ट्रीय औसत कितनी है? 28 है। और बिहार में 2020 में कितनी रेट पे आ गया था? 27 और नेशनल रेट क्या है? 28 है। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूं पर हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की स्थापना की जाएगी। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा उसके लिए जो फसल बर्बाद हो रहा, स्पेशली जो धान और गेहूं का, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? स्टेट में फसल विविधीकरण किया जा रहा है, मतलब चेंज किया जा रहा है, नेचर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में चेंज किया जा रहा है, जिसको क्या बोला जा रहा है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की स्थापना की जाएगी कि किसी भी मौसम में किसी भी क्रॉप को उस तरीके से प्रॉपर कल्टीवेशन किया जा सके। राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखाना एवं मधु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। किसके लिए? जो हॉर्टिकल्चर है उसके लिए मखाना, और मधु के लिए जो हनी है उसके लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए सीतामढ़ी जिले में मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। जो डेड रिवर है उनको किया जाएगा और ये किया जाएगा, रेनोवेशन किया जाएगा रिवर्स का। कहाँ पर? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिण बिहार के जिलों में जल संरक्षण हेतु गार्डलैंड ट्रेचिंग योजना की शुरुआत की जाएगी। जो साउथ बिहार है वहाँ पर जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा उसके लिए क्या किया जाएगा? जल संग्रहण हेतु गार्डलैंड ट्रेचिंग योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पश्चिमी चंपारण के मंगूरहा प्रक्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। राज्य के लिए जलवायु अनुकूल और न्यून कार्बन मांग की
कार्य नीति के लिए, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा समझौता किया गया। किस बेसिस पे? जो न्यून कार्बन मांग, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लीस्ट यूज हो, बाई प्रोडक्ट्स जो है कम उसका निकले, इसके लिए राज्य के लिए जल वायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन मांग की नीति के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा समझौता किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। इस बजट में सर्वाधिक खर्च किस पर किया गया है? शिक्षा पर करने की घोषणा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप कोई भी बीपीएससी रिलेटेड एग्जाम देंगे सब में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस बजट में सर्वाधिक खर्च किस पर किया गया? शिक्षा पर करने की घोषणा की गई है। शिक्षा के बाद कौन कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है? शिक्षा के बाद है हेल्थ, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण और कृषि का स्थान है। कृषि का स्थान लास्ट में है। सबसे पहले क्या है? एडुकेशन है, हेल्थ है, रूरल डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है और लास्ट में क्या है? कृषि है। ठीक है, तो ये आपका था क्या था? बिहार बजट। इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, इसमें बहुत सारा फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें से कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य कितना था? 10.028% बढ़ा। किसमें? जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22 था उसमें बिहार का सकल जो जीएसडीपी है वो कितना है? 10.28% बढ़ा है। देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची थी। किसके बाद? आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि सबसे ऊंची थी। थर्ड रैंक है बिहार का इसमें। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो गई है? 12.49 करोड़ हो गई है। किसके अनुसार? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 22 का रिपोर्ट है ये, बिहार की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो गई है? 12.49% करोड़ हो गई है। 12.49 करोड़ हो गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर है, ये इससे क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। प्राइमरी सेक्टर में 9.6 की वृद्धि दर, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें 3.8% की वृद्धि दर और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें 13.3। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें देखा गया? टर्सरी सेक्टर में। ये जो 21-22 का आप वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22 में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 9.6% बढ़ा है। टर्सरी जो एरिया है उसमें 3.8% का वृद्धि हुआ है और जो टर्शरी में 13.3 का हुआ। प्राइमरी में कितना हुआ? 9.6 का वृद्धि हुआ है। सेकेंडरी में 3.8% हुआ है और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें 13.3 का वृद्धि हुआ। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें आप देखेंगे? सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसमें है? जो टर्शरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें 13.3 का हुआ है और सबसे कम किसमें हुआ है? जो द्वितीयक क्षेत्र है, सेकेंडरी है, उसमें 3.8 का हुआ और उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र का 9.6, द्वितीयक क्षेत्र का 3.8 और तृतीयक क्षेत्र का 13.3 हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट है आपका बिहार में प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही। ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सब में सबसे टॉप पे जो प्राथमिक क्षेत्र है और जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें वृद्धि सबसे ज़्यादा किसकी ऊंची रही है? बिहार की रही है। जबकि द्वितीय क्षेत्र की दरें नीची है, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका जो रेट है वो नीचा है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2021-22 में सामाजिक सेवाओं पर सरकार ने सर्वाधिक व्यय किया है। किसमें सबसे ज़्यादा व्यय किया है? सामाजिक सेवाओं पर। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में स्टैंप और निबंधन शुल्कों में राजस्व संग्रह में पटना का प्रथम, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा रहा है। तो पटना का फर्स्ट रैंक है किसमें? स्टैंप और निबंधन शुल्कों में। मुजफ्फरपुर का रैंक सेकंड है और मोतिहारी का तीसरा है। नेक्स्ट पॉइंट,
ये जितने भी पॉइंट्स है बिहार बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से और फॉरेस्ट रिपोर्ट से सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके बिफोर योर एग्जाम बार बार रिपीट कीजिए। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि 9.6 रही। किसमें? कृषि क्षेत्र में 9.6, 9.6 रहा। बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, एक चंडी में सब्जियों के लिए और तथा दूसरा देसारी में फलों के लिए। तो सब्जियों के लिए कहाँ पे हुआ? चंडी में। और फलों के लिए कहाँ पे हुआ? फ्रूट्स के लिए देसारी में हुआ है। ये किसने किया है? बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है, चंडी में सब्जियों के लिए और दूसरा देसारी में है फलों के लिए, फ्रूट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में आइए। बिहार में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके मक्का और धान के संकर बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। किसके लिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके मेज और पैडी जो है उसके जो हाइब्रिड सीड्स हैं उसका जेनेटिक पहचान का कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ईयर 2021 में तिलहनों के बीच अंडी की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। किसमें? तिलहन जो ऑयल सीड्स हैं उसमें। बिहार में फसल सघनता 1.44 है। कितना है? 1.44। सर्वाधिक सघनता शिवहर में और न्यूनतम सघनता पूर्णिया में। जो डेंसिटी है फसल का, सबसे ज़्यादा क्रॉप डेंसिटी कहाँ है? सर्वाधिक है शिवहर में और न्यूनतम है पूर्णिया में। बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2021-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हुआ है? ऑब्वियसली मुजफ्फरपुर फेमस है तो वहीं पे होगा। बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बिहार जो है कंट्री का सबसे ज़्यादा मशरूम का प्रोडक्शन बिहार करता है। तो सबसे ज़्यादा मशरूम प्रोडक्शन कहाँ मिलेगा? बिहार में। वर्ष 2021-22 में यूरिया की सर्वाधिक खपत पूर्णिया में हुई। तो सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ पे यूज़ किया गया है? 2021-22 में पूर्णिया में किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2 सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग क्या है? चीनी उद्योग और डेयरी उद्योग, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट है उसका जो है वो, और शुगर प्रोडक्ट का। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग क्या है? चीनी उद्योग और डेयरी उद्योग है। किसके अकॉर्डिंग? जो आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है 22-23 उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, बिहार में सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है? 40.1% है। मतलब पूरे बिहार का जो लेबर जनसंख्या, लेबर पॉपुलेशन है उसका रेशियो क्या है? 4.1%। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि बिहार राज्य में दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट आपको कहाँ मिलेगा? परिवहन जो है ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में और जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। तो परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि बिहार राज्य में दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान देश में 15वां है। क्या रैंक है बिहार का? रोड एक्सीडेंट में 15 है। जबकि सबसे पहले स्थान पर क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु रोड एक्सीडेंट में टॉप पे है और बिहार का रैंक क्या है? 15 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में 329 किलोवाट प्रति घंटा रही। वेरी इंपॉर्टेंट लाइट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि पर पर्सन कितने किलोवाट का एनर्जी कंजम्पशन होता है बिहार में। तो बिहार जो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार बिहार में बिजली प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2021-22 में कितनी है? 329। ठीक है, तो 329 किलोवाट आवर प्रति घंटा थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? 329 किलोवाट प्रति घंटा थी। नेक्स्ट, किस किस चीज़ प्रोडक्शन में टॉप है बिहार पे वो देखिए आप। मखाना, लीची, मशरूम, कद्दू, लौकी, भिंडी के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। कौन कौन सा?
मखाना, लीची, मशरूम, कद्दू, लौकी, भिंडी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। और जूट तथा मेस्ता के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। जो जूट होता है और मेस्ता का प्रोडक्शन, बिहार का रैंक सेकंड है। मक्का, सब्जी, फूल गोभी, कौन कौन में थर्ड रैंक है? मक्का, सब्जी, फूल गोभी, आलू, सूर्यमुखी के उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? तीसरा है। तो ये जो लास्ट के तीन है ये आप याद कर लीजिए। फर्स्ट में क्या आता है? मखाना, लीची, मशरूम, कद्दू, लौकी, भिंडी में उत्पादन में बिहार क्या है? फर्स्ट रैंक है। जूट और मेस्टा के उत्पादन में बिहार का दूसरा रैंक है। और मक्का, सब्जी, फूल गोभी, आलू, सूर्यमुखी के उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? थर्ड है। ठीक है, तो ये आपका क्या बिहार का, इसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सारा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपका बिहार का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो टोटल 6 to 7 वीडियोस हैं, आप उसको कंप्लीट देखिए। और जो भी जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारा दिया हुआ, सारा का समरी है। तो आप जितना हो सके बिफोर 30 सितंबर आप इसको देख के रिविज़न कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। Thanks for watching this video and stay tuned for new updates.